हाय, वेलकम बैक। सो उत्साह कोर्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिक्स कर रहे हैं और इसमें हमने लेक्चर नंबर 3A दैट इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन मैट्रिक्स, उसमें मैट्रिक्स के कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड उस पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट्स। लेट्स सी। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के अंतर्गत दो चीज़ें, इनफैक्ट 3 चीज़ें देखी थी: एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस एंड किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका। हमने ये देखा था कि किसी 2 मैट्रिक्स को अगर ऐड करना पड़े तो उस स्थिति में दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए और एडिशन कंपोनेंट वाइज यानी कि एलिमेंट वाइज कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स वाइज होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल फॉलो होगा। लेकिन अगर 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना हो, तो उस केस में कंडीशन कुछ अलग होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस A एंड B गिवन हैं। A का ऑर्डर हमने जूम किया कि वो m/n है और B कोई दूसरा मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर p/q है और जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट करने के बाद कोई मैट्रिक्स मिलेगा p। तो कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि A के नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू को B के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना पड़ेगा। मतलब ये है कि यहाँ से n और p की जो वैल्यू होगी वो बराबर होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज n मस्ट बी इक्वल टू p और जो रिजल्ट आएगा ए बी को प्रोडक्ट करने के बाद इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होगा और वो ऑर्डर डिसाइड होगा m और q के आधार पे। यानी कि इस p का जो नंबर ऑफ रो होगा वो होगा m एंड नंबर ऑफ कॉलम होगा q, यानी कि इसका ऑर्डर m/q होगा। तो प्रोडक्ट करने से पहले, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने से पहले हमें ये 2 बातों को ध्यान रखना है। पहले ये कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। और ये भी ध्यान देना है कि जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में हमें इन चीज़ों को चेक करना है। और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं, जिस मैट्रिक्स को ला रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से डिसाइड होगा। ऑलराइट, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने 2 मैट्रिसेस कंसिडर किए हैं। A जिसके पास 3 2 1 एंड 2 1 5 एलिमेंट्स हैं और B जिसके पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इनके ऑर्डर्स देखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इस A का जो ऑर्डर है, इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो वो है 2/3 और B जिसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 3/4। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं पहले मैट्रिक्स का 3 और यहाँ नंबर ऑफ रोज है दूसरे मैट्रिक्स का वो भी है 3। सो ए बी इज़ पॉसिबल, मीन्स द प्रोडक्ट ए बी इज़ पॉसिबल। और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, एंड इट्स ऑर्डर शुड बी व्हाट, 2 और 4 से डिसाइड होगा, दैट मीन्स 2/4। तो इतना तो आप समझ चुके हो कि किसी 2 मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो हमें सबसे पहले क्या क्या ध्यान में रखना है। लेकिन अब बात आती है कि जो प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे होंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट क्या है ये देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रो है जिसके पास ये 3 एलिमेंट्स हैं x, a एंड b, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और एक कॉलम है जिसके पास एलिमेंट्स हैं लेट्स से 2, -1 एंड z, और इन दोनों का इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इनर प्रोडक्ट अगर वेक्टर आपने पढ़ा होगा तो 2 वेक्टर्स का अगर हम जैसे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इनर प्रोडक्ट भी वही है। तो कैसे करेंगे, कंपोनेंट वाइज या एलिमेंट वाइज हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2x, a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -a
एंड बी को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा बी जेड, और इन तीनों के बीच में हमें प्लस का साइन देना है। मतलब इनर प्रोडक्ट का मतलब कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट का सम होता है। तो यहाँ इनर प्रोडक्ट के ही आधार पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे वही दो मैट्रिक्स मैंने लिए हैं ए और बी, और इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो इसका रिजल्ट आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें ध्यान में रखना है कि उसका ऑर्डर कितना आएगा, 2/4, यानी कि इसके पास 2 ही रो होंगे लेकिन 4 कॉलम्स होंगे। अब क्या करना होगा हमें मल्टीप्लाई करने के लिए? इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ इनर प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे? 3 टाइम्स -1 इज -3, प्लस 2 टाइम्स 1 इज +2, एंड 1 टाइम्स 1, तो क्या होगा? -3 + 2 -1 एंड +1 दैट इज 0। तो ये पहला एलिमेंट हो गया 0। सिमिलरली अब फिर से इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आएगा 3 टाइम्स 0 दैट इज 0, 2 टाइम्स 1 इज 2, एंड 1 टाइम्स 1 इज 1, एंड 0 + 2 + 1 इज गोइंग टू बी 3। उसी तरीके से 3 to 1 को इस 2 to 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 to 6 + 4 10 एंड +13, एंड फाइनली इस 3 to 1 को फिर 1 to 1 से इनर प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या? 3 और 4 7 और 1 8। तो ये तो पहला रो डिसाइड हो गया। अब केवल दूसरे रो पे ध्यान देना है। दूसरा रो कैसे डिसाइड होगा? अब फिर से इस सेकेंड रो को बारी बारी से इन चारों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा सेकेंड रो भी आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक बात और, अगर मान लीजिए किसी ने ये कहा कि इन्हीं दो मैट्रिसेस के लिए आप ज़रा बी ए फाइंड करके दिखाइए। देखो बी ए फाइंड करने चलेंगे तो हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका प्रोडक्ट वाकई में संभव है कि नहीं। तो ज़रा बी के नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स के आधार पे इसका ऑर्डर ऑब्जर्व कीजिए। तो क्या है ये? तो बी का जो ऑर्डर है, ये वाला मैट्रिक्स बी है, तो इस बी का ऑर्डर हमने क्या देखा? 3/4, और इस ए का ऑर्डर है 2/3। इस तरीके से हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो 4 और 2 यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, एंड इस वजह से इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ऐसा कई बार हो भी सकता है कि ए बी और बी ए पॉसिबल हो, ऐसा देखेंगे भी हम, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ए बी और बी ए बराबर भी आ जाए। लेकिन जनरली हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है। आई होप आपने ये समझ लिया हो कि दो मैट्रिक्स अगर गिवन हो तो उनके प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करते हैं। एक ट्रिक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है प्रोडक्ट को फाइंड करने में, वही दो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे दिए हैं ए और ये मैट्रिक्स है बी। तो अगर आपको ये पहले से पता चल चुका है कि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है और हमें कन्फ्यूज़न हो रही कि कैसे करना चाहिए, तो आपको ध्यान देना है बस इस बात पे। आप देखिए जो रिज़ल्ट आएगा, आप देखिए जो पी मैट्रिक्स आएगा वो इन्हीं दोनों के आधार पर डिसाइड होगा। कैसे? यहाँ पे ए मैट्रिक्स के हाइट के आधार पे प्रोडक्ट मैट्रिक्स का हाइट डिसाइड होगा, और बी मैट्रिक्स के विड्थ के आधार पे उसका विड्थ डिसाइड होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हाइट इसकी 2 रोज से बनी है तो इसकी रोज की संख्या 2 होगी, और इसकी विड्थ 4 कॉलम से बनी होगी, इसकी कॉलम की संख्या 4 होगी। और इनके अंदर के एलिमेंट्स को भी निकालना बहुत सरल है। कैसे सरल है देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस यहाँ का एलिमेंट आपको ढूंढने हैं, तो आप क्या कीजिएगा? 3 to 1 को और -1 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इट मीन्स यू आर गेटिंग दिस एंड दिस प्रोडक्ट, तो यहाँ का एलिमेंट मिलेगा। एंड सिमिलरली आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ 4 इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे हैं, तो 4 एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे भी नीचे में 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। इनफैक्ट अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बताऊँ तो ज़्यादा ईजी होगा। यहाँ जो एलिमेंट आपको मिलता है वो है A11, और A11 खुद बता रहा है, जैसे A11 में ये
ये बता रहा है रो और ये बता रहा है कॉलम। तो आपको ध्यान रखने की पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम डिसाइड करेगा कि A11 क्या होगा, यानी कि पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को इनर प्रोडक्ट करना है। आई नो कि ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा कि कैसे किसी दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। अब प्रोडक्ट के आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोजिटिव मैट्रिक्स पे जंप करेंगे। ये क्वेश्चन है, इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स 0, -tan alpha by 2, tan alpha by 2 0 एंड I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, हमें शो करना है ये चीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि I क्या है। सो I इज़ अ मैट्रिक्स जिसके पास डायगोनल्स में 1 1 है और बाकी एल में 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले डिसाइड कर लेते हैं क्या होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है I+A, और I+A को अगर मैं फाइंड आउट करूँगा, सो व्हाट आई गेट इज़, इस I के एलिमेंट्स को A के एलिमेंट के साथ ऐड करना है। तो यहाँ मिल जाएगा 1, यहाँ मिल जाएगा -tan alpha by 2, देन tan alpha by 2 एंड देन 1। तो ये तो मिल गया I+A। अब RHS की बात करते हैं। RHS है I-A टाइम्स दिस मैट्रिक्स। इसका मतलब मैं I-A को पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, तो I-A क्या आएगा, 1 tan alpha by 2, -tan alpha by 2 एंड देन अगेन 1। और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें cos alpha माइनस sin alpha cos alpha के मैट्रिक्स से। अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट करना पड़े तो ये आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं इन सभी प्रोडक्ट्स को पहले लिख देता हूँ। इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कोसाइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टाइम्स tan alpha by 2। फिर यहाँ मिल जाएगा -sin alpha प्लस कोसाइन अल्फ़ा टाइम्स tan alpha by 2। यहाँ मिल जाएगा नेगेटिव कोसाइन अल्फ़ा tan alpha by 2 प्लस साइन अल्फ़ा, एंड यहाँ भी कोसाइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टाइम्स tan alpha by 2। अब ध्यान दीजिए, जो राइट हैंड साइड मिला है उसे हमें ये लाना है लेफ्ट हैंड साइड का। यहाँ पे चाहिए 1, यहाँ -tan alpha by 2, यहाँ tan alpha by 2, यहाँ 1। अगर हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही जा रहा है तो यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, ये जो टर्म है और ये वाला टर्म, ये दोनों बराबर हैं, आप देखिए। उसी तरीके से ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों बराबर हैं। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, बिकॉज एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम A11 कैलकुलेट कर लेते हैं केवल, और A12 कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि A12 इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ A21 एंड वाइस वर्सा। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही चाहिए हमें, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 1 और 1 चाहिए, दैट मीन्स दोनों सेम एलिमेंट चाहिए, और यहाँ एक दूसरे के नेगेटिव टर्म्स चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करते हैं अलग से। तो हमने लिया यहाँ पे A11 A22, और ये दोनों क्या है, कोसाइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टाइम्स tan alpha by 2। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं कि कोसाइन अल्फ़ा को तो छोड़ देते हैं और साइन अल्फ़ा को लिख सकते हैं 2 sin alpha by 2 कोसाइन अल्फ़ा by 2, और tan alpha by 2 को लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो कोसाइन अल्फ़ा by 2 हमारे पास प्रेजेंट था वो कैंसिल हो चुका है, एंड नाउ व्हाट वी गेट इज़ कोसाइन अल्फ़ा प्लस 2 sin स्क्वायर्ड अल्फ़ा by 2। आपको ध्यान देना है कि A11 की जगह पे 1 चाहिए जो हमें प्रूव करना है, इसलिए हम इसमें वैसा ही कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे 1 लाने के लिए। cos अल्फ़ा को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा by 2, ऑफ कोर्स cos 2a की आइडेंटिटी से, और ये पहले से 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा by 2 पॉजिटिव में बैठा था ताकि इन दोनों को हम कैंसिल कर सकें, और जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो तो 1 आ चुका है, यानी कि हमने A11 को कैलकुलेट कर लिया।
अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, दैट मीन्स हम A21 को कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर A12 को। लेट अस कैलकुलेट A12, और A12 इनफैक्ट नेगेटिव ऑफ A21 ही है, तो कैलकुलेट करते हैं उसको। ये है कोसाइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा। फिर से इस बार हम tan अल्फा बाई 2 का वही काम करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोसाइन अल्फा बाई 2, और यहाँ माइनस साइन अल्फा वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ कोसाइन अल्फा को हम लिख सकते हैं क्योंकि हम कॉस अल्फा बाई 2 डिनोमिनेटर में नहीं देखना चाहते हैं, तो कोसाइन अल्फा को उसके हाफ एंगल फार्मूला के आधार पे लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे है साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोसाइन अल्फा बाई 2, और यहाँ पहले से साइन अल्फा वैसे ही रह जाएगा। अब आप देखिए साइन अल्फा बाई 2 कोसाइन अल्फा बाई 2 यानी कि इसका रेशियो इस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो कोसाइन अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 कोसाइन अल्फा बाई 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 एज इट इज, और यहाँ नेगेटिव ऑफ साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोसाइन अल्फा बाई 2, और यहाँ माइनस साइन अल्फा पहले से। तो हमने क्या देखा, 2 साइन अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं फिर से हम साइन अल्फा, और ये हो जाएगा नेगेटिव tan अल्फा बाई 2, और यहाँ माइनस साइन अल्फा पहले से है। फिर से हमने देखा कि साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी गेट नाउ फाइनली इज नेगेटिव tan अल्फा बाई 2। तो हमने A12 को ढूंढा तो वो मिल गया नेगेटिव tan अल्फा बाई 2 जो कि हमें एग्जैक्टली चाहिए था, और उसके साथ ही साथ हमने A21 भी ढूंढ लिया जो हो जाएगा पॉजिटिव tan अल्फा बाई 2। इस तरीके से हम जो RHS लिखना चाहते थे वो एग्जैक्टली आ चुका है, क्या 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 1, और जो कि आ चुका है LHS के बराबर, एंड दैट वी हैड टू प्रूव। इस क्वेश्चन को बाकी जितने भी आप बुक्स देखोगे उसमें अलग अलग तरीके से किए गए हैं, और मैंने आज तक नहीं देखा है कि ये ऐसा कोई मेथड वहाँ अप्लाई करके बताया गया है कि हम इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स ये नहीं है कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप कितने लंबे तरीके से हैंडल करते हो, उसको कॉम्प्लिकेट करके करते हो। मैथमेटिक्स ये होना चाहिए कि आप किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को किस तरीके से शॉर्टली एक्सप्लेन करते हो और एक स्मार्ट तरीके से अप्रोच लेते हो। एनीवेज, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये आपके NCERT बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया है कि अज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by k एंड सो ऑन। तो इसको रेस्पेक्टिवली है, तो पहले मैं उनके ऑर्डर्स को बारी बारी से लिख लूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो A जो मैट्रिक्स है, नॉट A, इनफैक्ट X जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर गिवन है 2 by n। ये 5 मैट्रिसेस हैं और इनके ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करना है। पूछा गया द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। तो क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए n, k और p पे जिससे कि py और wy डिफाइंड हो जाए। तो यहाँ देखते हैं py प्लस wy। आपको पता है कि p का जो ऑर्डर गिवन है वो है p बाई k, और y का जो ऑर्डर गिवन है वो है 3 बाई k। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट संभव हो पाया होगा किसी कंडीशन में, तो ये तभी हो पाया होगा जब k की वैल्यू 3 के बराबर हुई होगी, यानी कि p के नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या, यानी कि p के कॉलम्स की संख्या y के रोज़ की संख्या के बराबर होगी। इन द सिमिलर वे यहाँ भी वैसा ही कुछ नियम, w के नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि 3 और y के नंबर ऑफ रोज़ यानी कि 3, ये दोनों पहले से ही बराबर हैं, सो वी डोंट हैव टू बॉदर मच। तो ये पहले से पॉसिबल है। लेकिन एक बात और, ये जो प्रोडक्ट आया होगा py, उसका ऑर्डर क्या आया होगा? तो py का ऑर्डर आ चुका है हमारे पास p बाई k, इजंट इट? और इस wy का जो ऑर्डर है वो मिल जाएगा n बाई k। अब आप देखिए कि इस py एंड wy को हम क्या कर रहे हैं,
ऐड कर रहे हैं तो एडिशन के लिए इन दोनों का ऑर्डर समान होना पड़ेगा। दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि के और के तो बराबर मिल रहे हैं, तो एन और पी भी बराबर होने चाहिए। तो इसलिए हमें ये पता चला कि एन और पी बराबर होंगे, चाहे कोई भी नंबर्स हो, एन और पी के लिए एन और पी बराबर होने चाहिए, और साथ ही साथ के की वैल्यू 3 होगी। तो कंडीशन क्या मिला, n इज इक्वल टू पी एंड k इज इक्वल टू 3। तो इनफैक्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू p देन 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। सो 7x माइनस 5z, यहाँ पहले से आपको पता है कि x का ऑर्डर है 2/n और z का साइज है 2/p। अब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करेंगे x को, मैं 7 टाइम्स करेंगे x को, तब भी उसका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। एंड सिमिलरली 5z के लिए भी ऑर्डर 2/p रहेगा, बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन से उसका साइज चेंज नहीं होता है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन का भी वही रूल है कि दोनों के ऑर्डर समान होने चाहिए। अब यहाँ पहले से दिखा है कि n इज इक्वल टू पी, गिवन है, ये ध्यान देना है कि गिवन है कि n इज इक्वल टू पी है, तो या तो इसका ऑर्डर 2/n निकल के आ जाए या फिर इसका ऑर्डर 2/p निकल के आ जाए, क्योंकि आप n की वैल्यू p के बराबर रख रहे हो, तो या 2/n कह लो या फिर 2/p कह लो, द सेम थिंग। therefore द आंसर शुड बी 2/n, क्योंकि यही ऑप्शन में गिवन है, 2/p नहीं गिवन है। आई होप कि आपने मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को समझने के लिए सपोज कीजिए कि मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए, जिसके पास एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं 2 3 1 0 एंड 2 5। अगर आप इसका ऑर्डर आप पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, ऑफ कोर्स इट इज़ 3/2, क्योंकि 3 रो एंड 2 कॉलम है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि एक मैट्रिक्स के रोज को एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, और ट्रांसपोज को नोट करने का तरीका है a⁻t। तो अगर ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का मैं फाइंड करूं, सो व्हाट वी हैव टू डू, जो पहला रो है वो पहले कॉलम की तरह लिखा जाएगा, दैट मीन्स 2 3, फिर 1 0 दूसरा रो दूसरे कॉलम के फॉर्म में लिखा गया, एंड तीसरा रो तीसरे कॉलम के फॉर्म में। इसका मतलब कि आपने किया क्या कि इसके ऑर्डर को बिल्कुल रिवर्स कर दिया। तो ये चूँकि पहले से 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3, हमने साइज को रिवर्स कर दिया। एक बात और कि ट्रांसपोज को डिनोट करने का तरीका a' भी होता है या फिर a⁻t भी लिखा जाता है। ये सभी ट्रांसपोज को डिनोट करने के तरीके हैं, बट आई विल यूज़ a⁻t, तो क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा कूल लगता है। तो ट्रांसपोज आपने समझ लिया क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में लिखना चाहूँ, सो आई राइट इट कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसके पास एलिमेंट्स हैं aij और इसका ऑर्डर है m/n। सो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखना चाहूँ, सो व्हाट आई हैव टू राइट इज द एलिमेंट ji और इसके ऑर्डर हो जाएंगे n/m, इजंट इट। वही वाले एलिमेंट्स यहाँ लिखे जाएंगे। क्यों, आप देखिए यहाँ पे अगर ये एलिमेंट a11 है तो ये तो अपने स्थान को छोड़ेगा नहीं बेचारा, ये 1 1 ही काउंट होगा, बट ये 3 जो एलिमेंट था ये होगा a12, लेकिन ये 3 कहाँ चला गया है, अब ये 2 1 में चला गया है। तो जो aij था वो aji में कन्वर्ट हो चुका है और ऑर्डर इसका चेंज हो चुका है। सो ट्रांसपोज हमने समझ लिया। अब हमें देखना है कि ट्रांसपोज के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो फिर से वो मैट्रिक्स मिल जाएगा, इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डबल ट्रांसपोज। और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक मैट्रिक्स A अगर ij हो और उसका ऑर्डर m/n हो, सो ऑफ कोर्स व्हाट इज A ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स विच हैज़ द एलिमेंट ji और उसका ऑर्डर हो जाएगा n/m। बट अगेन वी आर गोइंग टू ट्रांसपोज इट, इट मीन्स व्हाट, इट सिंपली मीन्स कि हम अब फिर से लिखने वाले हैं aij और यहाँ फिर से हम वही बदलाव कर देंगे m/n में, तो अब ये मैट्रिक्स फिर से ये बन गया। और अगर कोई एग्जाम्पल भी लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग खुद से देख लीजिएगा किसी भी एग्जाम्पल को लेके।
दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए और बी का सम करके ट्रांसपोज किया जाए, तो इनफैक्ट हम उसके ट्रांसपोज करके सम करेंगे तब भी बात बराबर होगी। मतलब ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है, अगर उनका एडिशन पॉसिबल हो पाता है तो हम उनको ऐड करके उसके बाद ट्रांसपोज फाइंड करें उनके सम का रिजल्ट का, या फिर पहले ही दोनों के ट्रांसपोज करके फिर ऐड करें तब भी वही उत्तर आएगा। सिमिलरली अगर a माइनस बी ट्रांसपोज करें, सो व्हाट वी गेट इज a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। लेकिन ध्यान देने की जब प्रोडक्ट होगा तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। a b का ट्रांसपोज करना पड़े तो हमें लिखना पड़ेगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, क्योंकि जब हम a और b को प्रोडक्ट करते हैं और फिर ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो चुका होता है। प्रोडक्ट भी हम उसी ऑर्डर में लेंगे। इसका वेरिफिकेशन भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेके देख सकते हो। किसी स्केलर को अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज करें तो वही बात आएगी कि अगर हम पहले ट्रांसपोज करके बाहर से मल्टीप्लाई करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। एक चीज़ और, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जनरलाइज करूँ तो इस प्रॉपर्टी का, प्रोडक्ट वाले प्रॉपर्टी का जनरल वर्जन ये है कि अगर हमारे पास एक से अधिक मैट्रिसेस भी हों, लाइक लेट्स से m1, m2, m3 डॉट डॉट mn तक के मैट्रिसेस हों और इनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया जाए तो हम उनको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? mn का ट्रांसपोज mn-1 का ट्रांसपोज एंड टिल m2 का ट्रांसपोज m1 का ट्रांसपोज। तो इन केस अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस a b c का ट्रांसपोज आता है तो वी कैन राइट व्हाट c ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे और ट्रांसपोज के ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं उनको देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट पे आधारित है उनको समझते हैं। पहले क्या है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A को हम सिमेट्रिक तब कहेंगे जब A और A ट्रांसपोज बराबर हो जाए। मतलब ये सपोज कीजिए हमने कि मैट्रिक्स लिया A जिसके पास एलिमेंट्स हैं 2 0 0 1। अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी फाइंड कीजिएगा सो व्हाट यू गेट इट, ये हो जाएगा 2 0 एंड 0 1। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज और इस वजह से इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का तो ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिया मैंने B और ये 3x3 का रखना है, तो मान लेते मैंने लिया A 2Z 2Z B 1 1 एंड C। अब जब इसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए सो व्हाट यू ऑब्जर्व इट कि ये A to Z फिर से क्या बन जाएगा A to Z कॉलम में, तो ये हो जाएगा, लेट मी राइट इट, A to Z एंड देन यहाँ हो जाएगा 2B1 एंड देन हो जाएगा Z1C। तो आपने देखा कि फिर से यहाँ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज आ रहा है। बाय द वे दिस इज B ट्रांसपोज एंड हियर ऑल्सो। बिना ट्रांसपोज किए हुए भी हम बता सकते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कि नहीं। कैसे? आपको केवल डायगोनल के एलिमेंट्स को फिक्स रखना है एंड डायगोनल को एक मिरर मानते हुए उनके ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है। तो आप यहाँ देखिए ये दोनों बराबर हैं 0 एंड 0। इन द सिमिलर वे इस बी मैट्रिक्स में हम इसको अगर मिरर मानते हैं डायगोनल को, तो यहाँ 2 और 2 Z और Z एंड 1 एंड 1 एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो ऐसी स्थिति आती है किसी भी मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो इसको हम जनरल तरीके से कैसे समझेंगे? जनरली सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हो क्या रहा है, इट इज़ एक्चुअली Aij इज इक्वल टू Aj, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स फिर से स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A आ जाए। अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें और वो -A दे दे तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स लिया 2x2 का 0 0 -2 एंड 2 और इसका अगर ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो व्हाट वी गेट इज 0 -2 0 एंड 2, इनफैक्ट 2 एंड 0। और यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा माइनस ऑफ 0 -2 2 एंड 0
एंड व्हाट वी गेट इज इट्स नेगेटिव ऑफ ए। सो हमने देखा कि ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है, और इस वजह से ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई मैट्रिक्स लिया मैंने, मैट्रिक्स बी 3x3 ऑर्डर का, 0 0 0, यहाँ ले लिया मैंने 1 -1 2 -2 3 -3, और इस मैट्रिक्स में फिर से अगर आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे, सो व्हाट वी गेट इज 0 1 एंड -2 को लिखना पड़ेगा हमें अब कॉलम में, -1 0 3 को लिखना पड़ेगा फिर से कॉलम में, एंड फाइनली 2 -3 0 को लिखना पड़ेगा फिर से कॉलम में। लेकिन अगर आप इस सभी टर्म में से माइनस का साइन कॉमन लोगे तो ये जाएगा माइनस। आपने ऑब्जर्व किया कि फिर से आ गया नेगेटिव ऑफ ए, इसलिए दोनों मैट्रिसेस क्या थे, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस थे। अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है, दोनों मैट्रिसेस को ऑब्जर्व कीजिए तो दोनों में डायगोनल के एलिमेंट्स हमने क्या लिए थे, 0। आपने ऑब्जर्व किया, ऑफ कोर्स वी कैन। तो डायगोनल के मैट्रिक्स हमेशा 0 होंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज 0 क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर जनरल तरीके से इसको देखा जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई, और चूंकि ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जे आई थ्रू आउट किसी भी एलिमेंट के लिए पॉसिबल है और उस पर ये लागू हो रहा है रूल, तो यही डायगोनल वाले एलिमेंट्स से भी लागू होगा। और डायगोनल वाले एलिमेंट्स में एक्चुअली क्या है, वो ए आई आई है। सो ए आई आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई आई लिखेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर ए आई आई इज इक्वल टू 0, एंड सो जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। इस बात को हमने यहाँ प्रूव भी कर दिया। दूसरे तरीके से इसको समझना चाहें तो आप कर क्या रहे हो, इनफैक्ट एक मिरर ले रहे हो डायगोनल के अलॉन्ग, और उसके बाद जो भी उस मिरर से इक्वी डिस्टेंट टर्म हैं उन टर्म को एक दूसरे का नेगेटिव देख रहे हो। अगर ऐसा हो पाता है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। यहाँ जैसे 2 और -2, यहाँ 1 -1 -2 2 एंड 3 एंड -3। डायगोनल मैट्रिक्स को 0 होने का एक और रीज़न हम देख सकते हैं, एक और आर्गुमेंट, एक और लॉजिक देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद माइनस का साइन कॉमन लेना है, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स अपने स्थान को तो नहीं छोड़ने वाले। तो अगर मैं ट्रांसपोज करने के बाद माइनस का साइन कॉमन लूँगा तो अगर यहाँ डायगोनल के एलिमेंट्स कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे तो उस केस में वो नेगेटिव बन जाएंगे या फिर अपना साइन चेंज कर देंगे। तो हमें डायगोनल के एलिमेंट्स को तो नहीं चेंज करना है ना, तो हमें वैसे ही एलिमेंट्स रखने हैं वहाँ पे डायगोनल्स में जिनमें से नेगेटिव कॉमन लेने के बाद भी वो वैसे ही रहें। और वो कौन सा नंबर है जिसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद भी, यानी कि नेगेटिव मल्टीप्लाई करने के बाद भी वैसा ही रहे? ऑफ कोर्स 0। इसी वजह से डायगोनल के एलिमेंट्स को यहाँ 0 होना ही पड़ेगा। ऑलराइट, अब ये 3 थ्योरम कह सकते हो या फिर प्रॉपर्टी कह सकते हो, ट्रांसपोज पे ही आधारित है। पहला है कि A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, A - A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन तीनों को बारी बारी से प्रूव करते हैं। लेट अस सी। पहला A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है M जिसको हमने A + A ट्रांसपोज बोला। तो होना क्या चाहिए, अगर इस M का ट्रांसपोज M के बराबर आ जाए तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि M का ट्रांसपोज लेते हैं। तो M का ट्रांसपोज यानी कि हम राइट हैंड साइड में A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले देखा था प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में कि अगर A + B का होल ट्रांसपोज हो, सो वी कैन ईजिली सेपरेट इट लाइक A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा A ट्रांसपोज, और ये A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा, A। लेकिन आपको पता है कि मैट्रिक्स का सम यानी एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो A ट्रांसपोज + A बोलें या फिर A + A ट्रांसपोज बोलें, इज द सेम। बट एक्चुअली A + A ट्रांसपोज क्या था, मैट्रिक्स M था।
तो इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स M। इसका मतलब हमने देखा कि M ट्रांसपोज इज इक्वल टू M एंड सो M इज सिमेट्रिक एंड M हमने माना था A प्लस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमिलरली हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि A माइनस ए ट्रांसपोज कैसे सिमेट्रिक होगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है P जो कि है A माइनस ए ट्रांसपोज, फिर से हम इस P का ट्रांसपोज करेंगे, सो व्हाट वी गेट इज A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड सो वी गेट A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड सो A ट्रांसपोज माइनस A। और अब इसमें से आप P ट्रांसपोज को यहाँ A ट्रांसपोज माइनस A में से माइनस का साइन कॉमन लोगे तो बन जाएगा माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। What you get now is A minus A transpose was originally P, so it is negative of P. Therefore, P is skew symmetric. तीसरा है, एक्चुअली ये थर्ड, इसको मैं जब स्ट्रेच करता हूँ तो ये नंबर अपना चेंज कर लेता है। ये सेकेंड था और ये थर्ड है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस विद सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स A है, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और हम इस A को लिख सकते हैं ना हाफ A प्लस हाफ A। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज ऑफ कोर्स दो हाफ मिलके एक बन जाता है। अब हमने क्या किया है कि इस मैट्रिक्स से एक हाफ ट्रांसपोज ऐड कर दिया और हाफ ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर लिया। अभी भी ये A ही है, बिकॉज हाफ A ट्रांसपोज और हाफ A ट्रांसपोज कैंसिल होके फिर से हाफ A आएगा एंड देन वो A ही आएगा। आप समझ रहे हो? अब इन दोनों में से मैं हाफ कॉमन ले सकता हूँ, तो हो जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज, और फिर बाकी के लास्ट दो टर्म में से मैं हाफ कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज टाइम्स हाफ। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है, इजंट इट? तो आप देखिए कि अगर A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो उसमें हाफ मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा, क्योंकि हाफ केवल सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो हमने ये साबित कर दिया कि A इज इक्वल टू P प्लस Q वेयर P is equal to half times A plus A transpose is symmetric and Q is equal to half A minus A transpose is skew symmetric. So हम लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स A को एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे inverse of a matrix and elementary transformation. In fact, elementary transformation के थ्रू हम किसी मैट्रिक्स का inverse कैसे फाइंड करेंगे वो भी समझेंगे। So till then you have to keep doing mathematics with उत्साह. Thanks.